चलो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सत्ता की साझेदारी, शेयरिंग पावर। देखो, ये शेयरिंग पावर या सत्ता की साझेदारी जो है, ये आम तौर पे अगर देखा जाए बाद में ये चीजें हैं कि हम लोग सबसे पहले चीज है कि भाई साझेदारी किसे कहते हैं। भाई साझेदारी का मतलब ये चीज है कि अगर मान लो कि कहीं पर साझेदारी नहीं है किसी की, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई यहाँ पर लड़कों की संख्या ज्यादा है और लड़कियों की संख्या कम है, बहुत कम है, तो भाई अगर कोई टीचर आए और वो बोले कि भाई उसकी आज क्या पढ़ाया जाए, तो अब यहाँ पर लड़कों की संख्या ज्यादा है तो सब बोलेंगे सर फला फला चैप्टर है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लड़कों की है। तो अभी टीचर भी बोलेंगे कि क्या करना है, अभी लड़कों की सुने। अभी अगर टीचर जो है लड़कों की सुने तो भी जो लड़कियां कम है वो क्या करेंगी, भी बोलना शुरू करेंगी कि सर क्या मतलब हम लोग कम है तो हमारी नहीं सुनी जाएगी, मतलब हमें भी तो हक है बोलने का, हमें भी तो हक है कुछ कहने का, पढ़ने का, बोलने का, सर कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाओ। तो सत्ता की ये चीजें जो है एक देश के ऊपर भी लागू है, सत्ता की साझेदारी। मतलब कि सत्ता में हर समुदाय का हिस्सा होना चाहिए, सत्ता में हर समुदाय का हिस्सा होना चाहिए। और ये चीज दुनिया में देखा गया कि जहां पर सत्ता में साझेदारी नहीं है, हिस्सा नहीं है, वो देश बर्बाद हुआ है, वहां पर सिविल वार हुआ, गृह युद्ध हुआ, वो सारी चीजें हुई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अभी आज के तौर पे बेल्जियम और श्रीलंका, एक अगर देखा जाए बेल्जियम मतलब कि एक सत्ता की साझेदारी दे करके मतलब एक बेहतरीन काम किया, और श्रीलंका का भी हम लोग देखेंगे तो बारी बारी से कि श्रीलंका जो 1948 में आजाद हुआ, याद रहे श्रीलंका जो है 1948 में आजाद हुआ। भाई श्रीलंका में क्या, पहले पूरा बायोडाटा फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। भाई श्रीलंका यहां से देखते हैं बेल्जियम से। भाई बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, और जो हरियाणा राज्य से, जो भारत का हरियाणा राज्य है, उससे भी बहुत छोटा है। इसकी सीमाएं नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। और आबादी कितनी है, 1 करोड़। मतलब बेल्जियम की आबादी कितनी है, 1 करोड़। और फिर उसके बाद नीचे चले आओ कि आबादी जो है 1 करोड़ है, उसमें से कितने, देश की कुल आबादी 56% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, जो डच भाषा बोलती है, जो डच भाषा बोलती है। और फिर देश की 40% लोग जो है वो वेलोनिया, याद रहे वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और उसके बाद जो है यहां पर बेल्जियम की राजधानी कौन सी, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, याद रहे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अब देखा गया कि भाई बेल्जियम की जो राजधानी है ये ब्रुसेल्स, भाई यहां पर 80% लोग कौन है, 80% लोग जो है फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं। कौन सा, फ्रेंच भाषा। 80% लोग जो फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं, और वहीं पर 20% लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं, डच भाषा। भाई वहां पर अब देखा गया कि भाई वहां पर भी संख्या में फ्रेंच भाषा अलग है और डच बोलने वालों की संख्या भी कम है। भाई बेल्जियम में कितनी है, ब्रुसेल्स में 80% लोग जो फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं। भाई अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि बेल्जियम में जो वहां की राजधानी ब्रुसेल्स, वहां पर जो 80% बोलने वाली जिनकी भाषा, वो खड़े हो जाए कि ये जो डच भाषा, इन्हें बाहर निकालो, इन्हें हटाओ, इन्हें जो है किताबों से हटाओ, इनका कानून खत्म करो, सिर्फ जो है भाषा हम ज्यादा बोलने वाले हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, नंबर में हम ज्यादा हैं, तो हमें मान्यता भी ज्यादा दी जाए, हमें नौकरी में सबसे ज्यादा आगे दिया जाए। तो हुआ क्या कि वहां की सरकार ने इन सारी चीजों को ध्यान में न रखते हुए क्या किया कि डच और फ्रेंच, जो डच भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने वाले की क्या कि एक संघ, मतलब कि सबको एक साथ लेने का काम किया, और उसमें संवैधानिक तौर पे पास किया, मतलब कि कानून बनाया गया संवैधानिक तौर पे कि डच और फ्रेंच भाषा संवैधानिक एक आधिकारिक भाषा घोषित की गई कि डच और फ्रेंच भाषा दोनों एक देश की भाषा है। और इन सभी मंत्रियों की संख्या क्या की, समान रखी गई, सभी मंत्रियों की संख्या समान रखी गई। अगर मान लो ऐसा होता कि भाई फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले और या फ्रेंच भाषा बोलने वाले, वहां की सरकार या जो भी सरकार एक फैसला करती, तो क्या करते, दूसरी जो कम बोलने वाली भाषा है वो लोग उनके खिलाफ खड़े होते। तो इससे क्या होता, वहां पर
गृह युद्ध का माहौल होता और वहां पर विकास के भी मामले में वो चीजें रुकावट पैदा होती। अगर आज के समय में थोड़ा से भी वही चीज उल्टा हम देख लेते, भाई यहाँ पर क्या है 1948 में श्रीलंका में भाई बेल्जियम ने तो एक बेहतरीन मिसाल पेश किया। बेल्जियम ने यूरोप का हिस्सा, भाई यूरोप ने ऐसे नहीं दुनिया में विकास किया, भाई अपनी चीजें सोच समझ कर काम किया। भाई बेल्जियम ने अभी, भाई बेल्जियम के लोग मान लो वहां पे ज्यादा बोलने वाले लोग जो कहते नहीं नहीं भाई हम ज्यादा हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, ये लोग कौन से हैं, इन्हें हटाओ, निकालो, इनको खत्म करो, इनको पढ़ाने लिखाने का कोई, इनको जो अधिकार दिया गया इनसे छीन लो। मगर वहां की बेल्जियम की सरकार ने, जो भी सरकार थी वहां ने इन सारी बातों को दरकिनार किया और सबको एक साथ लेने का काम किया और सत्ता में बराबरी की भागीदारी बेल्जियम में रखी कि हर समुदाय के, हर भाषा बोलने वाले के, हर जाति हर धर्म के लोगों के बेल्जियम में, ताकि वहां के कम से कम आबादी वाले जो हैं उनको भी दुख ना हो कि वहां की सरकार में मतलब सिर्फ बड़े आबादी के लोग जो जिनकी मेजॉरिटी ज्यादा है उनका ही नंबर वहां पर नहीं, वहां पर छोटी सी एक आबादी तक भी सबको बोलने का हक दिया गया। तो अब इसी का उल्टा देखो, श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। श्रीलंका एक द्वीपीय समूह है, छोटा सा देश है, द्वीपीय समूह जो भारत से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी आबादी, भारत मतलब कि जो नीचे का हिस्सा भाई तमिल है ना, नीचे का हिस्सा तमिल से कुछ किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जो भी है वहां से कुछ दूरी पर है। इसकी आबादी कितनी है, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ मान लीजिए। दो आज वर्तमान समय में देखा जाए इसकी आबादी कितनी, 2 से 2.5 करोड़ है श्रीलंका की। श्रीलंका में कई जातियां हैं, श्रीलंका में कई जातियां हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोलने वाली कौन सी जाति है, सिंगली, 74%। याद रहे सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोलने वाले हैं, सिंगली। और यहां पर उसके बाद क्या है कि 18% कौन सी भाषा बोलने वाले हैं, तमिल। और 7% में है ईसाई हैं, मुस्लिम है, अन्य जातियां हैं। 7% में ईसाई और अन्य, मतलब कि ये 18 और 17 जो है ये अदर, मतलब ये कौन चीज है, अल्पसंख्यक में। कौन सा है ये, अल्पसंख्यक में। ये बहुसंख्यक है, ये बहुसंख्यक है, मतलब ये इनकी मेजॉरिटी ज्यादा है। तो हुआ क्या, 1948 में जब देश आजाद हुआ तो इनकी आबादी तो ज्यादा है। तो इन लोगों ने क्या किया कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया। सरकार के ऊपर दबाव का मतलब कि वहां में एक नई विचार पैदा हुआ, जिससे 1948 में आजाद हुआ। भाई भारत 1947 में आजाद हुआ, एक ही साल के बाद जो है श्रीलंका भी आजाद हुआ। तो अब वहां के लोगों ने क्या किया कि भाई हमारी संख्या तो ज्यादा है, हमारा योगदान भी ज्यादा है, मतलब हम सब कुछ ज्यादा कर रहे हैं, ये जो थोड़े बहुत है इन्हें हटाओ, इनका कोई काम नहीं। ये जो तमिल बोलने वाले हैं या जो अन्य जो भाषा के लोग हैं इन्हें हटाओ, इन्हें कोई अधिकार न दिया जाए, इनसे जो इनकी जो भाषा है उनका राइट छीन लिया जाए, इन्हें बाहर निकाल दिया जाए। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो 1948 में, जब 1948 के बाद, तो वहां पर एक पूरे देश में एक माहौल ऐसा बना कि भाई जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जो अल्पसंख्यक हैं, जो तमिली लोग हैं, मतलब उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी चला गया, नहीं ये भारत से, ये मतलब कि श्रीलंका के नहीं है, ये भारत से आए हुए हैं, इन्हें बाहर निकालो। और ये इन्हें जो है इन्हें नौकरी ना दी जाए, इन्हें पढ़ाया ना जाए, इन्हें स्कूल में एडमिशन ना कराया जाए, इन्हें मतलब जगह जगह पर तरह तरह के इन्हें परेशान करना, प्रताड़ित करना शुरू हुआ। तो अंततः वहां पर ऐसा हुआ कि वहां की जनता, वहां पे जो बड़े बड़े लोग, जो नेता मंत्री, उन लोगों ने एक कानून, फिर लास्ट में क्या 1956 में एक कानून बनाया। याद रहे 1956 में एक ऐसा कानून बनाया, इसे एकमात्र राजभाषा, किसे, सिंगली को, याद रहे सिंगली को कौन सी, एक राजमात्र भाषा घोषित किया गया। मतलब कि अब भाई सबसे ज्यादा आबादी नहीं है ना। याद रहे बेल्जियम में कौन है, देखो ध्यान से कि बेल्जियम में भी यही सरकार कर सकती थी, भाई नहीं आबादी ज्यादा हमारी है, भाई हम तो इतनी आबादी ज्यादा बोलने वाले हैं। और अभी भी यहाँ के लोग, अगर वहां की सरकार भी सोचते नहीं नहीं भाई हम तो इतनी, हमारी आबादी ज्यादा है, हम इतनी ज्यादा बोलने वाले हैं, तो हमें ज्यादा हिस्सा, इनको हटाओ। मगर वहां पर क्या कि भाई इन लोगों को सबको एक साथ लाने का काम किया। श्रीलंका में इसका उल्टा हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ कि आबादी के दम पर, बहुसंख्यक के दम पर जो बेचारे 18% और 7% जो अन्य जो अल्पसंख्यक लोग थे, इनको क्या किया गया, दरकिनार कर दिया गया। नहीं इनको हटाओ, इनको कोई
इनका कोई मतलब नहीं। तो 1956 में पूछा जाएगा कि 1956 में जो श्रीलंका में कौन सा कानून बनाया कि जिसके तहत वहां पर गृह युद्ध भी हुआ। भाई जब 1956 में जब कानून बना करके पूरी तरीका से प्रस्ताव पास भी कर दिया गया कि भाई आज से सिंहली जो है श्रीलंका की राजकीय भाषा है, और उसमें यह भी लिखा गया कि जो तमिल बोलने वाले हैं, जो तमिल भाषा ना तो स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, ना बोली जाएगी, ना बोर्ड पे लिखी जाएगी, ना तो तमिल पढ़ने वाले को नौकरी दी जाएगी। अब हुआ क्या भाई हुआ यही चीज कि भाई इनका मकसद ये था कि भाई हमारी आबादी ज्यादा है, भाई सोच रहे हमारी आबादी ज्यादा है तो सत्ता में भी हमारा सब कुछ मेरा ही रहे। तो भाई इन लोगों ने भाई इनका मामला का उल्टा पड़ा। भाई आबादी के दम पर 56 में तो कानून 1956 में कानून बना, और इन्हें यह भी लगा कि आबादी ज्यादा है, आबादी ज्यादा है तो अब पूरे सत्ता पे कब्जा भी रहे और इन्हें बाहर निकाल दो, क्योंकि अब इनके ऊपर छोटा मोटा मतलब कि उल्टा सीधा इल्जाम भी लगा कि ये भारत से आए हुए हैं और 18% पेवर तमिल हैं, कुछ इसमें से श्रीलंकाई हैं, और इन्हें अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करना शुरू किया गया। तो हुआ क्या कि अंततः याद रखिए 1956 में जब कानून बना तो यहाँ पर तमिल लोग भाई अब इन्हें लगा कि या तो अब तो जाना बेकार है, कहीं अब तो जाना बेकार है, क्योंकि भाई 18% है, आबादी है, लाखों में आबादी है, अच्छी खासी आबादी। तो इन्हें लगा कि भाई भारत जाना यहाँ वहां जाना बेकार है, अब तो मरो और मारने वाले का समय। तो इन लोग जो है पूरा जो है तमिल के लोग ये रोड पर निकला और सरकार के खिलाफ इस तरीके से माहौल पूरा बना कि पूरे श्रीलंका में गृह युद्ध का माहौल बन गया, पूरे श्रीलंका में गृह युद्ध का माहौल। और इस इतना खतरनाक गृह युद्ध बन हुआ कि इसमें 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, लोग बेघर हुए, घरों को जलाया गया, बहुत सारे लोग लापता हुए, और अंततः फिर लास्ट में तमिली लोग थे, इन लोग ने एक नारा लगाया कि तमिल इलम, एक तमिल इलम का एक गठन किया गया। तमिल इलम अगर हम बनाए भाई श्रीलंका इस तरीके से कुछ है, इस तरीके से कुछ भाई इस एरिया में अगर ये इस एरिया में यहाँ पर तमिल की आबादी थोड़ा से ज्यादा है, तो ये इन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है भाई तुम ज्यादा हो तो तुम मतलब कि तुम 74% हो, ठीक है यहीं पर रहो तुम, और ये एरिया जो है ये एरिया हमें दे दो। 18% जो अल्पसंख्यक वाले, मतलब 74 ये है, तो ये कितने हैं लगभग, ये 24-25, तो ये लगभग जो है 25 से 26 है ना। तो ये जो आबादी जो है इन लोगों ने कहा कि भाई ठीक है हम कम है तो हमें ये तमिल इलम, क्या तमिल इलम करके एक जो है एक संगठन इन्होंने बना, और बल्कि एक राज भी घोषित कर लिया कि नहीं अब हमें एक राज बनाए, जब हमें यहाँ पर रहने की जगह नहीं, हमें कोई आजादी नहीं है, हमारी मतलब भाषा को यहाँ पर कोई मतलब कोई आधिकारिक भाषा नहीं बनाया गया, और हमें ना नौकरी दी जाएगी, हम ना पढ़ पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई एक देश हम एक जगह पर कब्जा करते हैं। अब मामला उल्टा बढ़ गया, अब सरकार ने सोचा कि भैया ये 74% हमें लगा कि भाई एक सीधा साधा जो है इनको मार पीट करके निकालो। अब मामला इतना उल्टा पड़ गया भैया ये मतलब कि जो कम 18 और 7% वाले हैं भाई इन्हें मतलब ये इन्होंने कुछ सोचा नहीं था, इन्होंने सोचा कि सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। भाई हुआ क्या कि ये लोग इस तरीके से मरने और मारने पर निपट, तो ये हुआ कि भाई सरकार को अंततः इतना खतरनाक गृह युद्ध हुआ कि लास्ट में सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। बाद में ये भी हुआ कि नहीं सभी जो भाषाएं हैं, जो सभी भाषाओं को जो है सम्मान दिया जाएगा, और तमिल भाषाओं को भी श्रीलंका में शामिल किया गया। अच्छा इससे सीख ये है कि भाई कि अब ये तो है श्रीलंका बेल्जियम की, अगर श्रीलंका बेल्जियम की बातें करें कि भाई भारत का अगर थोड़ा से जोड़ लिया जाए, भारत 1947 में, क्योंकि भारत इस क्षेत्र का सबसे बड़ा है 1947 में, तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो यहां पर भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदुओं की है ना। मगर याद रहे कि गांधी जी और उस समय जो पंडित सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जो भी भीमराव अम्बेडकर साहब, वाकई इन लोगों ने जबरदस्त तरीके से काम किया। वजह ये थी कि अब क्योंकि श्रीलंका में ये माहौल
इन्हें पता था कि भाई श्रीलंका में कुछ ना कुछ होने वाला। भाई पाकिस्तान 1948 में हुआ, भाई भारत में माहौल बन सकता था ना। भाई यहाँ के नेता भी तो बोल सकते थे, गांधी जी भी बोल सकते, पंडित जी भी बोल सकते थे कि भाई हटो तो पाकिस्तान तो तुम्हारा अलग हो गया, जाओ भागो यहाँ से, ये तो पेवर हिंदुओं का है। या तो ठीक है जो मुसलमान रह गए थे तो वहां पर पार्लियामेंट में, जैसे श्रीलंका ने किया, पार्लियामेंट में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जितने भी उस समय के जो सीनियर लीडर थे सब मौजूद थे। वो चाहते उस समय कि खड़े होकर के बोलते कि भाई इस देश में हिंदी को एक राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। हिंदी राष्ट्रभाषा है? नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। 22 राजकीय भाषा है। कितने? 22 जो है भाषा है, उन्हें राजकीय भाषा का सम्मान दिया गया, दर्जा दिया, जिसमें उर्दू भी शामिल है, जिसमें तमिल भी शामिल है, जिसमें मराठी भी शामिल है, जिसमें हिंदी भी शामिल है, अदर बहुत सारी भाषाओं का शामिल किया गया। तो ये विचार को कि भाई कि उस समय भी हिंदू, आज भी हिंदू ज्यादा है। अगर चाहे जो एग्जाम्पल के तौर पे वर्तमान सरकार पार्लियामेंट में आकर के कह सकती थी भाई ठीक है नहीं हटाओ और ये जो उर्दू है इन्हें खत्म करो, नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल है श्रीलंका। क्योंकि मसला ये चीज था कि भाई हमें विकास के मामले में रुकावट नहीं चाहिए, विकास के मामले में रुकावट नहीं चाहिए, क्योंकि यही चीज था कि अगर कोई भी नंबर्स अगर कम है, अगर वो नंबर्स कम है उनको कम देखते हुए अगर दबाया जाए तो याद रखना वो देश के लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है। भाई एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का देख लिया जाए। पाकिस्तान में आज तो हिंदुओं की संख्या तो पता नहीं है कि नहीं उसमें नहीं, मगर एक समय में अच्छी खासी संख्या थी। मगर पाकिस्तान में हुआ का भाई सत्ता की साझेदारी, ये चीज वहां की सरकार अगर चाहती तो इन हिंदुओं की साझेदारी सरकार में रखती, मगर इन लोगों ने इस तरीके से प्रोपेगेंडा किया कि नहीं नहीं हिंदुओं को निकालो, तो हिंदुओं को हिंदुस्तान भेजो, भारत भेजो। बेचारा वाकई जबरन भेजा गया, वाकई जबरदस्ती भेजा गया। और हुआ क्या भाई? हुआ इससे है कि उन लोगों ने आज मतलब कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की छवि क्या है, कोई कंपनी जाने वाली नहीं, उसकी तरक्की देख लो, उसका मतलब उसकी ना कोई जीडीपी है ना कोई कुछ भी नहीं है, 24-25 करोड़ की आबादी में ना तो कोई जीडीपी ढंग की। तो वजह ही चीज, भारत ने बेहतरीन एग्जाम्पल शेयर किया। भारत ने कहा कि नहीं नहीं हम सभी भाषाओं का सम्मान करेंगे। भारत ने कहा सभी भाषाओं को, उर्दू पढ़ने वाले को भी नौकरी दी जाएगी, हिंदी पढ़ने वाले को भी नौकरी दी जाएगी, अंग्रेजी पढ़ने वाले को भी नौकरी दी जाएगी, मराठी पढ़ने वाले को भी, बोलने वाले को भी नौकरी दी जाएगी, तमिल बोलने वाले पढ़ने वाले को भी नौकरी दी जाएगी। मिल नहीं रही कि नहीं भाई? उर्दू, भाई बहुत सारे कॉलेज स्कूल में उर्दू है, उर्दू के बहुत सारे टीचर, उर्दू का एग्जाम भी हो रहा है। वो ठीक है, हम ना पढ़े वो अलग मसला है, मगर है कि नहीं भाई? अगर एग्जाम्पल ये चीज है कि भारत मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू, भारत मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 20% कह दिया जाए, 85 मतलब कि अगर हाँ 20% अगर हिंदुओं की संख्या तो 80% जो है हिंदुओं की संख्या, तो मात्र 20% तो 20% से भी कम है। मगर भारत ने वाकई बेहतरीन कि उस समय गांधी जी ने वाकई लोगों ने लीडरशिप को स्ट्रांग किया। इन्होंने कहा भाई भविष्य में चिंता नहीं चाहिए, भविष्य में तनाव नहीं चाहिए, सत्ता की साझेदारी सबको बराबर का हिस्सा दिया जाए, बराबर का हिस्सा दिया जाए। और वही अब हुआ क्या भाई? पूरा श्रीलंका आज तक की गृह युद्ध में पड़ा हुआ है। अभी 2-4 साल पहले तुम देखो भाई वहां के राष्ट्रपति के घर में लोग घुस गए, हेलीकॉप्टर को जला दिया, उनके पूरे पूरे घर को प्रधानमंत्री, पीएम हाउस, रेजिडेंशियल हाउस, पार्लियामेंट, मतलब A to Z पूरा मतलब कि राख आग के हवाले कर दिया। वजह यही चीज है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम, भारत लोकतंत्र का मजबूत है। 1947 से आज तक भारत में गृह युद्ध नहीं हुआ और न कभी होगा, क्योंकि लीडरशिप बहुत मजबूत है। लीडरशिप बनाने वाला कौन? गांधी जी, वाकई गांधी जी है। क्योंकि गांधी जी को बेहतरीन, तो गांधी जी ने कहा नहीं टेंशन नहीं चाहिए भाई, सभी अभी अगर मान लो भारत में पता नहीं हजारों भाषा बोलने वाले, अगर उस समय अगर एग्जाम्पल के तौर में कि हिंदी को ही अगर राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाता, तो जो साउथ इंडिया है वहां पर हिंदी बोली जाती है? नहीं भाई, वहां तो तमिल बोली जाती, तेलुगु बोली जाती। साउथ इंडिया जो पिक्चर तुम लोग देख भाई, वहां के लोग साउथ इंडिया का होते, मतलब कि जो नॉर्थ इंडिया है और साउथ इंडिया का आपस में पता चलता सिविल वार, और हुआ भी माहौल, और हुआ भी। तो इसी आधार पर भारत में रखा गया कि सभी भाषा बोलने वाले के, सभी जाति धर्म के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी रहना चाहिए।
अभी एग्जाम्पल के लिए कह दिया जाए, जैसे वर्तमान में योगी सरकार है ना, बीजेपी योगी सरकार है भाई। योगी सरकार वो ठीक है, उनका फेस जो है हिंदू कार्ड फेस है ना, हिंदू कार्ड फेस, उनका जो फेस चेहरा है योगी का या बीजेपी का, वो पूरी दुनिया जान रही है, बीजेपी भी जान रही है, सब जान। मगर अभी उनकी पूरी कैबिनेट में देखो मुस्लिम मंत्री है कि नहीं, है कि नहीं, दानिश अंसारी करके है ना, मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर है भाई। अभी अगर योगी जी से पूछ लिया जाए कि भाई ठीक है, योगी जी तो खुल के बोले भाई और सारे मंत्री के भी मुसलमान हमें वोट नहीं देते, भाई क्या जरूरत थी, जब तुम्हें वोट नहीं दे रहे तो भाई वो इनका मतलब कि जो विभाग है, वक्फ बोर्ड है, जो मुस्लिम मंत्री बनाए हो, और भी कई से जो मुस्लिम के अध्यक्ष जो छोटे छोटे पद पे जो बना कर रखे हो, योगी जी से पूछ लिया जाए तो बताओ भाई क्या है, जब आपको वोट नहीं मिल रहा है तो साझेदारी क्यों दी गई है? वजह कौन चीज है? वजह ये चीज है कि श्रीलंका, क्योंकि भारत में ये चीजें रखी गई कि भारत में ठीक है, ये वोट का मसला अलग है, मगर ये चीजें समुदाय को, भारत के नागरिकों या कोई किसी भी जाति धर्म, उन्हें एहसास ना हो कि हमारे मतलब कि हमारी जो हिस्सेदारी है या नहीं, उन्हें एहसास होना चाहिए नहीं नहीं भाई ठीक है, कोई सरकार है, हमारा आदमी वहां पर है, हमारे लोग हैं, अगर वहां पर कोई चीज बन रही, खिचड़ी बन रही, तो हमारे आदमी पहचान मतलब उन्हें पता चलेगा। भाई कैबिनेट मिनिस्टर हैं दानिश अंसारी, भाई अगर कैबिनेट मिनिस्टर है भाई, बड़े मंत्री हैं, अगर अब वहां पर कोई कोई मतलब कि अगर कोई खतरनाक कानून बने तो भाई इन्हें पता हो, नहीं नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं भाई ये गलत है, ये मतलब मुसलमानों के खिलाफ है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, बोलेंगे। तो सत्ता की साझेदारी है कि नहीं, तो अब वहां पर अच्छा नहीं सिर्फ मुसलमान नहीं, वहां पर मौर्य समाज के, वहां पर निषाद बिरादरी के, मतलब हर जाति, छोटे छोटे जाति धर्मों के लोगों को शामिल किया गया है, ताकि कोई किसी को एहसास ना हो कि हमें इसे दरकिनार किया गया है। तो सत्ता की साझेदारी मतलब कि सरकार हो, सरकार में साझेदारी हो। तो भारत में जो है, भारत में भाई अगर कहते केंद्र सरकार है ना, केंद्र, उसके बाद राज्य, उसके बाद स्थानीय सरकार भाई है ना। भाई केंद्र में मान लो इस समय मोदी जी हैं, और राज्य में योगी जी, और स्थानीय सरकार में जो मुखिया हो, जो नगर कार्यपालिका, नगर पालिका चेयरमैन, ये सारे स्थानीय सरकार है। तो याद रहिए, इतनी श्रेणी का बनाने का मकसद है कि भारत विभिन्नताओं वाला देश है, भारत विभिन्नताओं वाला देश, भारत में अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं। तो इसीलिए वहां पर जब सरकारें बनना हुई, शुरू हुई, कानून बना, तो इसमें भी याद रखा गया कि भारत कई धर्मों वाला देश है, भारत हजारों भाषा बोलने वाला देश है। इन मतलब इस प्रकार की सरकारें बनाई जाए ताकि सभी जाति धर्म के लोगों को उनमें हिस्सेदारी रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों के अंदर मतलब मन में भय पैदा होगा, भाई मन में भय पैदा होगा कि भाई हम मतलब वहां पर तो है नहीं। अभी भाई केंद्र सरकार है, तो भाई केंद्र एग्जाम्पल के लिए भारत में माइनॉरिटी अब मुस्लिम है, कम आबादी में मुस्लिम है, तो भाई केंद्र में कौन है? अल्पसंख्यक कल्याण जो है विभाग है कि नहीं, है ना, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। वो कौन सा किस पे काम करता है? मुसलमानों पर। भाई ये का हिस्सेदारी का मसला ये चीज है, ताकि कोई विवाद ना हो, ताकि कोई बवाल उस पर ना हो, वहां के लोग खड़े ना हो कि भाई कि हमें मतलब हम कम है तो हमारी हिस्सेदारी नहीं है। और इससे अच्छा इससे क्या होता है कि भाई उससे होता है ये है कि उस देश की जो है विकास की रफ्तार बहुत स्लो हो जाती है। अगर किसी देश के ऐसे विचार हैं कि भाई हम ज्यादा हैं तो हमारा हक भी ज्यादा रहे, तो ऐसा बहुत सारे ऐसे देश, तो उनकी क्या स्थिति है, वो स्थिति का वो देश निचले स्तर पे रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे देश कि भाई नहीं नहीं हमें सबका साथ सबका विकास वाला नारा, भाई सबका साथ नहीं, जितने चाहे जिसकी आबादी 1% हो, 2% हो, 3% हो, मतलब उनकी हिस्सेदारी रहना चाहिए। उन्हें एहसास ना हो, एक आखिरी 140 करोड़ के लास्ट एक आदमी तक की उसे एहसास ना हो कि हमारी हिस्सेदारी इसमें नहीं, हमें रहना चाहिए, हमें इसमें बराबरी से हिस्सा मिलना चाहिए। हमें मतलब इससे क्या होगा कि जब हिस्सेदारी चीजें ठीक रहेगी तो इससे विवाद नहीं होगा, इससे सामुदायिक चीजें नहीं बढ़ेंगी, मतलब कि सांप्रदायिक चीजें नहीं, दंगा फसाद नहीं होगा जब हिस्सेदारी रहेगी। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज केंद्र सरकार में
ये कल्याण विभाग जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी जो मंत्री हैं, किरण रिजिजू साहब, किरण, वो इससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी थे। अगर आज केंद्र सरकार का मान लो एग्जाम्पल, बहरहाल ऐसा होना नहीं है, सपोज दैट मान लिया जाए कि ये जो अल्पसंख्यक जो विभाग इसे बंद कर दिया जाए, तो पूरा देश का मुसलमान बा, मतलब अल्पसंख्यक से मुसलमान नहीं, अल्पसंख्यक में ईसाई सिख भी होंगे, अल्पसंख्यक में सिख भी होंगे, अल्पसंख्यक में ईसाई भी होंगे, ये जितनी भी छोटी छोटी धर्म है ये रोड पर, भाई जब रोड पे आएंगे तो साल भर ये रोड पे रहेंगे, रोड जाम, धरना, दंगा फसाद, तो क्या देश के लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान, देश की जीडीपी डाउन, देश की अर्थव्यवस्था खराब। तो सरकार क्या कहती है, भाई इससे अच्छा बेहतर ये है कि देश का माहौल अच्छा रहे, कि सबका साथी लेकर चला जाए, तो सबकी हिस्सेदारी रहना चाहिए। इसीलिए हर क्षेत्र में, हर मतलब सभी समुदाय का, भारत में इसीलिए लोकतंत्र के रखा गया। भारत इतना मजबूत लोकतांत्रिक देश है कि वो, कि यहाँ पर कोई आदमी सोच ले कि सिविल वार, गृह युद्ध, नहीं, हिस्सेदारी बेहतरीन है ना, भारत में जबरदस्त हिस्सेदारी है। भाई अगर कोई किसी आदमी को विवाद है, भाई अगर आज आदमी मुसलमान नाराज, भाई हमें मिलने जाने में निमोनी में ऐसे दिक्कत है, भाई लखनऊ लेके जाए, गाड़ी लेके जाए, भाई हमें जो अल्पसंख्यक के जो मंत्री हैं, भाई दानिश अंसारी से मिलना है, भाई अपनी प्रॉब्लम, भाई योगी जी बोलेंगे भाई है मंत्री बने, अब अपना जो भी चीजें उनके पास लेके जाओ, भाई सारी पावर उनके पास है, हमने आपका डिपार्ट उनके हाथ में दिया है, आप लोगों के जो विकास काम उनके हाथ में दिया है, तो अब कहा है कि भाई इससे हम विवाद नहीं कर सकते, कोई मुसलमान बोल नहीं सकता, माइनॉरिटी बोल नहीं सकता। और यही का उल्टा था सिंगली, मतलब श्रीलंका में जो सिंगली भाषा बोलने वाले थे, सिंगली, ये इनकी आबादी इतनी थी, सोचे अपने दम पर तमिली लोग का यहां से निकाल करके भगाओ और पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लो, और कब्जा करके अपने मन चाहे तरीके से काम करो। इनके ना तो इन्हें बोलने का हक दिया जाए, ना इन्हें पढ़ने का, ना पढ़ाने का हक दिया जाए, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटियों से, विश्वविद्यालय से, मतलब सारे चीज से तमिल भाषा का खत्म किया जाए, इन्हें नौकरी ना दी, जिसके प्राइवेट सेक्टर तक भी नौकरी ना दी जाए। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ कि पूरा जो तमिल जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी जो तमिली लोग थे, ये सरकार के खिलाफ, और जब सरकार के खिलाफ खड़े तो पूरे श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, माहौल खतरनाक हो, इससे हजारों लोग की जान भी गई, और सांप्रदायिक माहौल, और उसका नुकसान आज तक भी श्रीलंका, उसका नुकसान आज उसकी भरपाई आज तक कर रहा है। तो याद रहे कि सत्ता की साझेदारी, मतलब कि सत्ता में सबकी हिस्सेदारी रहना चाहिए। बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक।